नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर के 5 बड़ी खबरों का, तो चले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जहां भुवनेश्वर में सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार अभी शुरुआती दौर में, लेकिन शहरों के विकास के लिए इसकी भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने बताया कि FY 26 के अंत तक देश के 22 शहरी निकाय 31 म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 4500 करोड़ रुपए से अधिक जुटा चुके हैं। इन पैसों का उपयोग पानी, सफाई, परिवहन और कचरा प्रबंधन जैसी जरूरी परियोजनाओं में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाया और अब ओडिशा को भी तेजी से म्युनिसिपल बॉन्ड अपनाने पर ध्यान देना चाहिए। And municipal bond. Globally, municipal bonds have been a cornerstone of city-level development, enabling urban local bodies to raise long-term funds for essential projects such as water supply, sanitation, transport, and waste management. In India, this market is evolving but still very nascent, but its importance cannot be overstated. As at end of FY 26, 22 urban local bodies across India have raised over 4,500 crore through 31 municipal bond issuances. Many states, many cities are preparing for it. UP has done it, Maharashtra has done it, Madhya Pradesh has done it, and so on and so forth. And I think that Odisha should also look at municipal bonds very, very quickly. There are certain incentives also that the Government of India provides if the municipalities raise these bonds of a certain proportion. With wider participation, municipal bonds can evolve into a key pillar of funding for urban infrastructure in Odisha as well. So as an investor, when you invest, you are not just earning returns. You are participating in the growth of your city when you are investing in municipal bonds, state and the country. And indirectly also, when you invest in mutual funds in turn invest in debt, in corporate bonds, in municipal bonds for their debt mutual funds. So therefore, the money which is really raised comes to get into the physical and other infrastructure and उत्तर प्रदेश के बिजनौर में धर्म परिवर्तन को लेकर एक मामला सामने आया। शहर कोतवाली क्षेत्र के बाखरपुर गांव के रहने वाले नाबालिग विशाल के परिजनों ने आरोप लगाया कि वसीम नामक युवक उसे नौकरी का झांसा देकर कश्मीर ले गया और वहां डरा धमकाकर इस्लाम कबूल कराया। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। परिजनों ने SP ऑफिस पहुंचकर बेटी को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है। एक बच्चा गरीब बाखरपुर का नट बच्चा काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था काजीवाला में। तो जो काजीवाला में जिसके यहाँ वो काम कर रहा था, वो उसे कश्मीर ले गया काम करवाने। और आज ही ये वीडियो वायरल हुआ है आपके ही द्वारा। मैंने तो प्रेस के ही आज सुबह देखा कि उसमें उसका बच्चे का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। बच्चा माइनर है, तो इस वजह से माइनर बच्चे को से काम करवाना गैर कानूनी है और धर्म परिवर्तन करवाना भी माइनर बच्चे का गैर कानूनी है। इस संबंध में माननीय SP साहब ने आदेश दे दिए और कार्रवाई के लिए जो माता पिता हैं बच्चे के बाखरपुर के उन्हें भेजा है। CO साहब अभी उसमें पूरी जांच करवा रहे हैं, जो भी हो सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई। सांसद जी, जैसे कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि उस बच्चे को वहाँ से घर वापसी नहीं आने दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये हमारा काम है, पुलिस का काम है, सरकार का काम है। हम निश्चित अपने बच्चे को वापस लाएंगे। बच्चा नाबालिग है। नाबालिग बच्चे से, जैसे मैंने बताया, नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन भी करना गलत है और बिना माँ बाप की अनुमति के, और नाबालिग बच्चे को आप इस तरह से मजदूरी के लिए बाहर। कई मामले ऐसे धर्म परिवर्तन के सामने नजर आ रहे हैं जिसमें नाबालिग बच्चों को और आम लोगों को जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये गैर कानूनी है। अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो संबंधित दफाओं में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और जेल जाएंगे। ये नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी। आज आप SP ऑफिस आए, क्या पूरा मामला? जी, हमारा ये मामला है सिर्फ ग्राम काजीवाला का लियाकत का लड़का वसीम हमारे लड़के को 4 साल पहले कश्मीर ले गया था।
उन्होंने पहला फुसलाकर डरा धमकाकर उसको इस्लाम कबूल करा दिया गया। अजी जब हम उससे बात हम 15 तारीख के फ़ोन आया था 15 तारीख को हमारे पास कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। बेचारा लड़का रो रहा था और मुझे बचा लो, मेरा लड़का नाबालिग है। आप क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहते हैं कि मेरा लड़का मेरे पास आ जाए। एसपी साहब से मिलकर आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पहुंची राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी। उन्होंने लोगों से ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहर स्थलों का भ्रमण करने और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा कर पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की। दिया कुमारी ने सोमनाथ टेम्पल के पुनर्निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां भव्य आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का जल्द आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें तकनीक और एआई का उपयोग किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि सोमनाथ तीर्थ का पुनर्निर्माण हुआ है और जिस तरह से वहाँ पर एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम भी किया और पूरा जो पुनर्निर्माण का काम हुआ है बहुत सुंदर काम हुआ है। मुझे लगता है सभी को जाकर वहाँ पर दर्शन भी करने चाहिए और देखना भी चाहिए। और हमारी जितने भी धरोहर हैं, म्यूज़ियम्स हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनमें सब में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब में हम लोगों को मुझे लगता है कि विजिट भी करना चाहिए और विशेषकर अपने देश को थोड़ा और देखने की आवश्यकता है। यूथ को भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, सब जगह जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे ही देश को हम में से कितने लोगों ने देखा है? हमारे म्यूजियम्स को, हमारे मॉन्यूमेंट्स को हम लोगों में से कितने लोगों ने देखे हैं? मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे साइट्स हैं जिनको शायद हम लोगों ने भी नहीं देखा होगा, हमारे ही देश में है। सभी से यही निवेदन करूंगी आज वर्ल्ड म्यूजियम डे पर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी हमारे ऐतिहासिक ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, हमारा हेरिटेज है, इसको जाके देखें, अप्रिशिएट करें और सोशल मीडिया में भी पोस्ट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक भी विजिट करें उन जगहों को, ग्लोबली भी, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट भी, इंडियन टूरिस्ट भी आके इन जगहों पर जाके इनको देखें और इनको समझें, इनको जानें। ये हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। इसको जानना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही मैसेज सबको देना चाहूँगी कि ये आज के दिन भी करें और लगातार इस चीज़ को करते रहें। ध्यान दिया कैसे बने, एआई का उपयोग कैसे? हाँ जी, इस म्यूज़ियम का तो अभी काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसका अभी काम बहुत जल्दी शुरू होगा। उसके काम हमारे ऑलरेडी काम जारी है और उससे आपको पंकज जी और बताएंगे, हमारे सारा कुछ बताएंगे। ये पूरा रेनोवेट होने वाला है, बाय द वे, ये मैं अभी बता दूं आपको। पूरा अल्बर्ट हॉल का काम होने वाला है। मुझे लगता है बहुत काम ज़रूरी है यहाँ पर, इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना, एआई का प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, बहुत कुछ आ गया। म्यूजियम्स की दुनिया में बहुत कुछ आ गया, तो वो सारी चीज़ें हमारे राजस्थान में अभी भी इतनी नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरह से गुजरात में या और स्टेट्स में काम हुआ है। दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त 2026 तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्वदेशी सामान अपनाने से देश के करीब और छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी जागरण मंच देश भर से स्वदेशी उत्पादों को एक मंच पर ला रहा है। इस मेले का उद्देश्य भारत में उद्योग, व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की भावना मजबूत हो रही है। मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं और हमें ये बताया जाता है कि स्वदेशी सामान जब हम खरीदते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो किसी न किसी गरीब के घर में उसका लाभ पहुंचता है, उनकी आमदनी बढ़ती है। हमारी एक संस्था है स्वदेशी जागरण मंच, जिसके देश भर में स्वदेशी मेला के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और मुंबई में
आज से करीब करीब 23 साल पहले अभी तक का भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी मेला ऑर्गेनाइज करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुंबई में हमने ये विशाल स्वदेशी मेला, जिसका उद्घाटन माननीय उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, और वो उस सफल प्रयोग के बाद देश भर में काफी स्वदेशी मेले हुए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रण लिया है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 से ही भारत को स्वावलंबी, भारत को विश्व का एक साझेदार, एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाने में सफलता प्राप्त की है। मध्य प्रदेश के विदेशों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैंसर मरीजों के लिए बड़ी पहल की घोषणा की और उन्होंने कहा कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज प्रभावी है, लेकिन मुंबई जाकर इलाज कराना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफी महंगा पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां अस्पताल की शाखा खोलने का विचार किया गया है। नई यूनिट बनने में समय लगेगा, इसलिए फिलहाल समझौतों के तहत 5, 6 और 7 जून को विदिशा में बड़े स्तर पर कैंसर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा। टाटा मेमोरियल अस्पताल की विशेषज्ञ टीम 3 दिनों तक जांच करेगी। हमारे विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में ऐसे साथी आते थे, भाई बहन आते थे, जो कहते थे कि टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में कैंसर के इलाज के लिए टाइम मिल रहा है। संख्या बड़ी होती थी और मुंबई जाना, वहां रुकना, इलाज के अलावा बाकी व्यवस्थाएं बहुत महंगी पड़ती थी। और हमारी ये बीमारी वैसे ही तोड़ देती है। जो पेशेंट है और उनके परिजन बहुत परेशान होते थे। तब मेरे मन में ये विचार आया कि इतने लोग वहां जाएं, उसके बजाय हम कोशिश ये करें, क्योंकि कैंसर के इलाज में टाटा मेमोरियल अस्पताल सबसे विश्वसनीय अस्पताल है। यहाँ भी सुविधा है, भोपाल में भी कैंसर अस्पताल है, ग्वालियर में भी कैंसर अस्पताल है, बाकी इंदौर में भी है। लेकिन टाटा मेमोरियल अस्पताल की विश्वसनीयता कैंसर के मामले में बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। तो पिछले दिनों मैंने दिल्ली में ये प्रयास किया और टाटा मेमोरियल अस्पताल के लोगों को मैंने बुलाया, संबंधित मंत्री जितेंद्र सिंह जी, उनके साथ बातचीत की और मेरे मन में ये विचार आया कि इसकी एक शाखा, एक यूनिट विदिशा में आना चाहिए, क्योंकि विदिशा में आएगी तो लोगों का जाना, परेशानी ये सब बंद होगी और एक विश्वसनीय इलाज मिलेगा। अभी लोग वहीं की जिद करते हैं, वहां के परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। और इसलिए जब मैंने आग्रह किया तो मुझे संतोष से कहते हुए कि टाटा मेमोरियल अस्पताल वालों ने हमारी बात मानी। एक इकाई अगर हम शुरू करते हैं और नई बिल्डिंग बनाते हैं तो अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि जमीन अलॉट होना, बिल्डिंग बनना, उपकरण आना। तो मेरे मन में यह था कि हम जितने जल्दी काम शुरू कर सकते होंगे करना चाहिए। तो फिर जो चर्चा हुई उसमें से ये तय हुआ कि यहाँ मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल, विशेषकर मेडिकल कॉलेज में अगर जगह मिल जाए तो वहां फेजेज में वो शुरू करेंगे कैंसर का इलाज। पहले फेज में वो उस जगह पर कीमोथेरेपी से शुरू करेंगे, तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है। कीमोथेरेपी फिर एक और। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।